हेलो दोस्तों, स्टोरी शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। मैं ऐसी सूरत हाल में थी कि मुझे पता था कि मेरी कोई गलती नहीं है और मेरे साथ कोई मसला नहीं बनेगा। मुझे किसी ने बहुत ही ज़्यादा गलत करने के लिए कहा था जो मैं नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसको सब कुछ बताने जा रही थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि जिसके साथ मैं जुल्म नहीं करना चाहती थी वही मेरे साथ जुल्म कर देगी। मेरा नाम राहीला है। हम लोग 7 बहनें थीं और एक भाई था। मैं सबसे बड़ी बहन थी। मेरे बाबा बहुत ही लंबे कद के और मजबूत हाथ पैर वाले इंसान थे। मेरी माँ भी उन्हीं की कज़न थी और वो भी ऐसी ही थी। इसी वजह से हम बहनों में ज़्यादा नस्वानियत और नज़ाकत नहीं थी। मेरे हाथ पाँव भी बहुत मोटे और कद भी अम्मी अब्बू पर चला गया था। सब कहते थे कि लंबी चौड़ी लड़की है, हाथ पाँव तो बिल्कुल मर्दों जैसे लगते हैं। मुझे इस बात की बड़ी फिक्र रहती थी कि मेरे हाथ पाँव मर्दों जैसे क्यों लगते हैं। मेरी बहनें भी ऐसी ही थीं, लेकिन अभी वो छोटी थी इसलिए उनको परवाह नहीं थी। पर जल्द ही ये फिक्र मेरे दिमाग से निकल गई जब मेरे दिमाग में मज़ीद चीज़ें आने लगीं, और वो थीं घर की जिम्मेदारियाँ। हम लोग बहुत ही गरीब थे। मेरे बाबा एक कमाने वाले और हम सब खाने वाले थे। बाबा बीमार रहते थे, लेकिन कहते थे कि मैं ठीक हूँ। पूरा दिन काम करते, रात को चारपाई पर पड़ जाते। ऐसा लगता था कि अगले दिन उठ नहीं पाएंगे, लेकिन फिर उठकर काम पर चले ही जाते थे। वो अपनी हिम्मत और ताकत से ज़्यादा काम कर रहे थे, और आखिर ऐसा कब तक कर पाते। एक दिन अम्मी ने कहा कि आपको डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। शहर जाना पड़ेगा पर ले जाऊँगी, कोई मसला नहीं होगा। बाबा नहीं जाना चाहते थे पर अम्मी ने जिद की। मैंने कहा कि आप लोग कब तक वापस आएंगे? तो अम्मी ने कहा कि शहर के अस्पतालों में बड़ा रश होता है, देर हो जाएगी। तुम भाई बहनों को खाना खिला देना और उनको सुला देना, उनको कहना कि परेशान नहीं हो। लेकिन अम्मा अब्बा वापस नहीं आए। सुबह हो गई और सुबह से अगली शाम हो गई। बिलाखिर पता चला कि वो एक हादसे का शिकार हो गए और इस दुनिया से चले गए। भाई मुझसे छोटा था और उसके बाद 6 बहनें थीं। मैं और मेरा भाई कदरे होश में भी थे और बड़े भी जवान थे। अपनी बहनों को संभालने लगे, लेकिन खुद भी तो ये दुख संभाला नहीं जा रहा था। हम लोग बहुत परेशान हुए। रिश्तेदारों ने तसल्ली तो दी, लेकिन साथ देने का वादा किसी ने भी नहीं किया। घर में जो पैसे पड़े थे आहिस्ता आहिस्ता खर्च होने लगे। बहनों को स्कूल से हटवाना पड़ गया, यहाँ तक कि घर में फाकों का दौर चल पड़ा। अब एक अब्बा का मोटरसाइकिल ही रह गया था। मैंने कहा कि उन्होंने बड़े प्यार से लिया था, बेचने का दिल तो नहीं करता पर बेचना पड़ेगा। मुझे भी मोटरसाइकिल चलाना आता था, बाबा ने ही मुझे सिखाया था। मैं उसे बेचना नहीं चाहती थी, लेकिन हम लोग गाँव में रहते थे और बाबा ने कहा था कि यहाँ मोटरसाइकिल नहीं चलाना, नहीं तो लोग उल्टी सीधी बातें करेंगे कि मैं तुझे चलाना सिखा तो रहा हूँ, लेकिन तूने गाँव में नहीं चलाना। मैंने कहा कि ठीक है। मोटरसाइकिल भी चला गया, पर ऐसा कब तक होता। अब तो घर में बेचने के लिए कुछ भी नहीं था। मैंने अपने भाई से कहा कि तुम कुछ करते क्यों नहीं, चीज़ें कब तक बेचते रहेंगे। उसने कहा कि मोटरसाइकिल बेचकर कुछ सामान ले आऊँगा, घर में रखेंगे, उसको बेच के फिर और प्रॉफिट आ जाएगा। मैंने कहा कि हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसने भी हमें धोखा दिया। वो मोटरसाइकिल बेच के पैसे लेकर शहर चला गया और उसने मुड़कर कभी हमसे रब्ता नहीं किया। इस बात को आज 15 दिन हो गए थे। अब तो हमारे घर में बिल्कुल भी कुछ नहीं था, लेकिन मैं भी क्या करती, घर से निकलती कैसे, वो भी बहनों को छोड़कर, समझ नहीं आ रही थी। फिर मैंने एक कदम उठा ही लिया। मैंने कहा कि इस दुनिया में काम करना है तो अपने आराम के दायरे से बाहर निकलना ही होगा। एक लड़की को कोई ज़्यादा काम नहीं देता, और काम मिलेगा भी तो ऐसा जिससे मेहनत ज़्यादा होगी लेकिन पैसे कम। मैंने अपना हुलिया मर्दों जैसा बना लिया। अपने भाई के कपड़े पहन लिए, चेहरे को थोड़ा गंदा मैला कर लिया। हाथ पाँव मेरे पहले मर्दों जैसे थे। बाल भी मैंने छुपा लिए और सर पर टोपी पहन ली। मैं ऐसा मर्द लग रही थी जो शायद अभी अभी जवान हुआ था, या उसकी उम्र शायद 16 या 17 साल होगी, जबकि मेरी अपनी उम्र 19 साल थी। मैंने वडेरे की हवेली का रुख किया, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे वहीं पर काम मिल सकता है। वही लोग थे जो मुझे अच्छी तरह जानते भी नहीं थे। बाकी गाँव के लोग तो मुझे अच्छी तरह जानते थे। वडेरों की हवेली बहुत बड़ी थी, वहाँ पर अक्सर लोग काम करते थे। उनकी ज़मीनें भी थीं और ज़मीनों पर भी काम करवाया करते थे। मैं दुआ करती जा रही थी कि ज़मीनों का काम ना मिले, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। घर के अंदर का कोई काम मिल जाए। मुझे तो मोटरसाइकिल चलाना भी आता है, कोई आने जाने का काम दे दें तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। जैसे ही मैं हवेली में दाखिल हुई, बड़े साहब यानी सबसे बड़ा वडेरा वलीद खान बाहर लॉन में ही बैठा था। उसके सर के ऊपर आम का दरख्त लगा हुआ था, और मेरी नज़र पड़ी कि उस दरख्त की एक शाख गिरने वाली थी। वो बिल्कुल उसके नीचे बैठा था। मैं वहीं से भागती हुई गई और मैंने उसे उसकी जगह से धक्का दे दिया। उसने कहा कि ये क्या बदतमीजी है, कौन है तू। उसके आदमी मुझे मारने के लिए मेरी तरफ बढ़े, लेकिन अगले ही पल वो शाख ज़मीन पर गिर गई तो सब हैरान रह गए। वलीद खान भी समझ गया कि अगर ये मुझे धक्का ना देता तो ये शाख मेरे सर पर गिरती और मैं मर जाता। वो तो मुझे लड़का ही समझ रहा था। उसने कहा कि तूने तो मेरी जान बचाई, नाम क्या है तेरा। मैंने कहा कि राहीला। मेरी ज़ुबान से मेरा नाम निकल नहीं लगा था। मैंने कहा रोहेल नाम है मेरा। उसने कहा कि तूने जान बचा ली यार, कौन है तू, कहाँ से आया है। मैंने कहा कि बहुत दूर से आया हूँ, अकेला हूँ, काम की तलाश में आया हूँ, काम चाहिए। उन्होंने कहा कि पढ़ा लिखा है तू। मैंने कहा कि उर्दू पढ़ना लिखना जानता हूँ। उन्होंने पूछा कि मोटरसाइकिल भगाना चलाना आता है। मैंने कहा कि जी चलाना आता है।
وہ سوچ میں پڑ گیا اور اس نے کہا کہ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا تیرے لیے. تو نے تو میرے لیے اتنا کچھ کیا ہے, تیری اپنی جان بھی جا سکتی تھی. وہ درخت تیرے سر میں بھی تو گر سکتا تھا. یہاں میرے وفادار نوکر کھڑے تھے لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی اور تو نے غیر ہو کر میری جان بچائی. وہ سوچ میں پڑ گیا. اس نے چائے منگوا لی اور اس کے بعد کہنے لگا کہ ٹھیک ہے, میرے پاس تیرے لیے ایک کام ہے. تو نے روز ہماری حویلی کے لیے سودا صرف لے کر آنا ہے, اور میری ایک بیٹی ہے, اس کی ہمیشہ بہت ساری فرمائشیں ہوتی ہیں. اگر وہ تم سے کوئی سامان منگوائے تو فوراً لا کر دینا. اگر باقی کے نوکر وغیرہ کسی اور کام میں مصروف ہوئے تو اس کا کام تو نے کرنا ہے اور سب سے پہلے کرنا ہے. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے چلانے کے لیے موٹر سائیکل بھی دیا اور میرا تھوڑا ٹیسٹ بھی لیا. موٹر سائیکل تو مجھے چلانا آتا ہی تھا. انہوں نے کہا کہ بس کب سے کام پر آئے گا؟ میں نے کہا کہ آج سے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, روزانہ کے تجھے 500 روپے دیا کریں گے, باقی کھانا پینا بھی تیرا ادھر ہی ہوگا. اگر اچھا کام کرے گا تو پھر تیرے پیسے بھی بڑھا دیں گے. میں بہت زیادہ خوش ہو گئی کیونکہ روزانہ کے 500 سے میرے گھر میں کھانا تو پک ہی سکتا تھا. میرے گھر میں تو فاقے پڑے تھے, چھوٹی بہنیں بھوک سے بلک رہی تھیں. 500 روپے روزانہ کا ملنا میرے لیے بہت بڑی بات تھی. میں نے کہا کہ جو کھانا پینا ہے وہ میں اپنے گھر لے جا کر کھایا کروں گا, آپ لوگ مجھے پیک کر کے دے دینا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. باورچی کو بلا کر اسے حکم دیا کہ اس کا کھانا پیک کر دیا کرنا تاکہ اس کے ساتھ چلا جائے. میں نے کہا کہ کھانا بھی مل جایا کرے گا بہنوں کے لیے اور 500 روپے بھی بچ جایا کریں گے. اس سے اچھا کام تو مجھے نہیں مل سکتا تھا. میں بہت خوش ہو گئی. دور سے مجھے وہ لڑکی بھی نظر آئی جس کی بات ہو رہی تھی. وہ شاید اس وڈیرے کی بیٹی تھی. بہت ہی زیادہ خوبصورت, دبلی پتلی اور نازک سی تھی. پتلے پتلے ہاتھ پاؤں تھے اس کے. کتنی پیاری لڑکی تھی. مجھے پتا تھا کہ میں پہلے بھی خوبصورت نہیں تھی اور اب میری خوبصورتی تو بالکل ہی ماند پڑنے والی تھی. موٹر سائیکل پر دھوپ میں آنا جانا کوئی آسان کام نہیں تھا, اور جو حلیہ میں نے بنا لیا تھا شاید میرا دماغ بھی ایسا ہی ہو جاتا. لیکن اپنی بہنوں کے لیے مجھے یہ سب کچھ کرنا تھا. اللہ نے ایک بھائی دیا تھا اور وہ بھی دھوکہ دے کے بھاگ گیا. میں اور کیا کر سکتی تھی؟ اگر بھائی چاہتا تو ہم سب کو پال سکتا تھا, کچھ نہ کچھ تو کر سکتا تھا. لیکن وہ تو ایسا نکلا جس کی ہمیں کبھی امید بھی نہیں تھی. اماں ابا کی بڑی یاد آتی تھی, بیٹھے بٹھائے یاد آ جاتی تھی, لیکن ذمہ داریاں اتنی تھیں کہ کچھ اور سوچ ہی نہیں پاتی تھی. بہنوں کے بارے میں سوچتی تھی تو بس یہی سوچتی تھی کہ ان کے لیے کچھ لے کر آؤں تاکہ یہ بھوکی نہ رہے. ان میں سے ایک بہن بڑی تھی جو میرے بھائی کے بعد پیدا ہوئی تھی. میں نے اسے کہا کہ تم نے سب کو سنبھالنا ہے. اسے کھانا پینا کرنا بھی سکھایا تاکہ سب کا خیال رکھ سکے. وہ 12 سال کی تھی. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. وہ پہلے تھوڑا بہت کھانا وغیرہ پکاتی تھی, اب میں نے اسے باقی کی چیزیں بھی سکھا دی. ان سب کو بھی بتایا کہ میری نوکری لگ گئی ہے, لیکن کبھی کسی کو نہیں بتانا کہ میں نوکری کرتی ہوں یا کہاں جاتی ہوں. میری بہنیں بہت اچھی تھیں. ابھی ابھی ماں باپ کو کھویا تھا, ڈری ہوئی بھی تھیں, سہمی ہوئی بھی تھیں. میں جو کہہ رہی تھی وہ میری بات مان رہی تھی. میں نے کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. وہ لوگ جہاں پر گئے ہیں ہم نے بھی وہاں پر جانا ہے. بس ان کا جانا پہلے لکھا تھا. وہ ہمیں اوپر سے دیکھ رہے ہیں. اگر انہوں نے ہمیں روتے ہوئے دیکھا تو انہیں بہت افسوس ہوگا. اسی لیے ہم نے ہمیشہ خوش رہنا ہے. ان سب نے ہاں میں سر ہلایا اور میں نے ان سب کو گلے لگا لیا. میں نے کہا کہ میں تم لوگوں کے لیے کچھ بھی کروں گی. مالک کی بیٹی کا نام تہمینہ تھا. بہت ہی زیادہ فضول خرچ قسم کی لڑکی تھی. ہمیشہ کچھ نہ کچھ منگواتی رہتی تھی اور میرے دن میں 3 سے 4 چکر لگواتی تھی. مجھے مالک نے کہا تھا کہ اس کی بات ضرور ماننی ہے. باقی حویلی کا کام تو دوسرے نوکر بھی کر لیں گے, لیکن اگر وہ کچھ منگوائے تو تم نے ضرور لے کر آنا ہے. ہم لوگ گاؤں میں ہی رہتے تھے, لیکن یہاں سے تھوڑے فاصلے پر ایک بہت بڑی دکان بنی تھی جہاں سے شہر والی چیزیں بھی مل جایا کرتی تھیں, جیسا کہ کیک, برگر, پیزا, بوتل, چاکلیٹ وغیرہ. اور اس سے یہ ساری چیزیں کھانے کا بہت زیادہ شوق تھا. وہ بار بار لسٹ بنا کر مجھے پکڑا دیتی تھی. ظاہر ہے اس کے باپ کے پاس پیسوں کی کمی نہیں تھی. میرے دن میں 4-5 چکر لگتے تھے. کچھ پیسے بچ جاتے تو کہتی تھی کہ پاس ہی رکھ لو. میں نے کہا کہ مجھے نہیں چاہیے, تو اس نے کہا کہ رکھ لو. اس طرح اگر دن میں وہ میرے 10 چکر لگواتی تو ہر دفعہ 100-200 روپے تو مجھے ایسے ہی دے دیتی تھی. میری تنخواہ سے زیادہ تو میرے پیسے یہاں بن رہے تھے. میں نے سوچا کہ مالک کو بتا دوں, تو میں نے ان کو ایک دن بتا دیا کہ وہ آپ کی بیٹی کبھی سامان منگواتی ہے, وہ 100 روپے بچ جاتے ہیں تو مجھ سے واپس نہیں لیتی ہے. یہ ہفتے بھر کے پیسے ہیں جو اس نے مجھے دیے تھے, اسی لیے میں آپ کو واپس کر رہا ہوں, کیونکہ یہ 5-6 ہزار روپے بن رہے ہیں. مالک نے جب میری طرف دیکھا تو حیران رہ گیا. اس نے کہا کہ تو بڑا ایماندار ہے لڑکے, تیری ایمانداری کا انعام ہے یہ, رکھ لیا کر اپنے پاس. اور تو نے لگتا ہے کبھی بڑے بڑے گھروں میں کام نہیں کیا ہے, تنخواہ سے زیادہ پیسے اسی طرح بن جاتے ہیں. کل ہمارے گھر میں بہت بڑا فنکشن ہے, امیر لوگ آئیں گے, اور امیر لوگ جب یوں کسی کے گھر جاتے ہیں تو جاتے ہوئے نوکر کو بھی 500-1000 پکڑا کے جاتے ہیں. تو وہیں پر موجود رہنا, تیرے اچھے خاصے پیسے بن جائیں گے. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے ان لوگوں کا میرے سامنے یہ ثابت کرنے کا کہ ہمارے پاس بہت پیسے ہیں, تبھی ہم تمہارے گھر کے نوکر کو بھی پیسے دے کر جا رہے ہیں, کیونکہ اس نے ہماری خدمت کی ہے. تم موجود رہنا, تمہاری اچھی کمائی ہو جائے گی. میں نے کہا کہ مجھے تو ان باتوں کی سمجھ نہیں آتی ہے, آپ کہہ رہے ہیں تو میں آ جاؤں گا. اس نے کہا کہ ہاں تم ضرور آنا. ایسا ہی ہو رہا تھا. میری تنخواہ 15,000 تھی, لیکن 15,000 سے زیادہ پیسے تو میں مہینے کے شروع کے 10 دن میں ہی بنا لیتی تھی. میرے گھر کے حالات اچھے ہونے لگے تھے, گھر میں کھانا پینا آنے لگا,
बहनों के लिए कपड़े लेने लगी। एक कमरा थोड़ा सा टूटा हुआ था, उसकी मरम्मत के लिए सामान चाहिए था, वो भी ले लिया। अल्लाह के करम से हालात बेहतर हो गए थे। भाई के पास फ़ोन नहीं था और वो कहीं गायब हो गया था। दिल में उल्टे उल्टे ख्याल आते थे कि कहीं उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया, लेकिन इतना तो समझदार था कि अपना ख्याल रख सकता था। फिर भी उसकी याद आती रहती थी। एक वही तो सहारा था, पता नहीं कहाँ चला गया था और अब उससे राब्ता कैसे होगा, यही सोचती रहती थी। तहमीना बीबी ने मुझे सुबह से 4 दफ़ा दुकान पे भेजा था। अब तो मेरे मुंह से निकल ही गया कि ये औरत कितना खाती है। तो एक दूसरी नौकरानी ने सुन लिया। उसने कहा कि पहले इतना नहीं खाती थी, टेंशन में खा रही है। मैंने कहा कि कैसी टेंशन? तो कहने लगी कि किसी लड़के से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी, शहर पढ़ने गई थी, वहीं से लड़का पसंद कर लिया, लेकिन इनके बाबा इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम खुश हो तो हमें कोई मसला नहीं, हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। जबकि इस खानदान में आज तक किसी ने पसंद की शादी नहीं की। लेकिन वो लड़का धोखेबाज निकला, दौलत वगैरह लेकर धोखा देकर चला गया। तब से बहुत ज़्यादा उदास रहती है। पहले तो कमरे में बैठ के रोती रहती थी, आजकल बाहर आ गई है, लेकिन अब इसका दिमाग खाने की तरफ लग गया है। हर टाइम कुछ ना कुछ खाती रहती है। मैंने कहा कि अच्छी खासी खूबसूरत है, इस तरह तो मोटी हो जाएगी। नौकरानी ने कहा कि इस खानदान के लोगों को खाया पिया लगता नहीं है, लेकिन तुम्हारी बात भी ठीक है, अब चलो क्या कर सकते हैं। इसीलिए तो तुम्हें खास तौर पर तहमीना बीबी के लिए रखा है, उनको खुश करने के लिए। फिलहाल मालिक कुछ भी कर सकता है। मैंने कहा कि जो लड़का था जो बीबी को धोखा देके गया, बीबी को उनके बारे में पहले से कोई अंदाजा नहीं था। उसने कहा कि वो तो अभी भी कहती है कि उसने कुछ नहीं किया, मेरे बाबा झूठ बोल रहे हैं, अभी भी उसके पीछे इतनी पागल है, उसके पास जाने के लिए तैयार है। मुझे उनके पास काम करते हुए 2-3 महीने हो गए थे। मालिक मुझसे बहुत ज़्यादा खुश था। वो मेरी छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा सराहता था। वो कहता था कि तुम बड़े ईमानदार हो। पूरे गांव को पता था कि तहमीना ने शहर से कोई लड़का पसंद किया था, जिसके साथ वो रिश्ते में भी आ गई थी, लेकिन इसके बाद वो उसे छोड़कर चला गया। इसीलिए अभी इस गांव से उसके लिए रिश्ता आने वाला नहीं था। मालिक अक्सर इसी बात में परेशान भी रहता था, मुख्तलिफ लोगों से बात करता रहता था। एक दिन किसी से बात कर रहा था, लगता है वो शख्स रिश्ते के लिए इनकार कर रहा था। पहले तो मालिक आराम से बात कर रहा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता गुस्सा होने लगा कि इकलौती बेटी है मेरी, जो कुछ मेरा है वो सब उसका है। तुम्हारे बेटे को इतना दूंगा कि सारी जिंदगी उसे कमाना नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी उन लोगों ने इनकार कर दिया। मालिक सर पकड़ के बैठा था। जब मैंने कहा कि एक बात कहूँ मालिक, उन्होंने कहा कि हाँ बोलो। मैंने कहा कि जो लड़का आपकी बेटी से सिर्फ इसलिए शादी करेगा कि आप उसको ढेर सारी दौलत दे रहे हैं, वो फिर आपकी बेटी को प्यार तो नहीं करेगा। वो मेरी आंखों में देखने लगा, अजीब सी कैफियत में आ गया। मैंने कहा कि पहले ही आप उसकी जेब में पैसे डाल रहे हैं, उसको तो आदत पड़ जाएगी, फिर आपकी बेटी तो उसके लिए सिर्फ एक बोझ बन जाएगी। उसने कहा कि फिर कैसा लड़का लाऊं मैं? मैंने कहा कि लड़का ऐसा होना चाहिए जो ईमानदार हो, बेशक गरीब हो, लेकिन कम से कम उसके पास इखलाक तो हो। मैं खामोश हो गई और वो मुझे अजीब सी नजरों से देखने लगा। उसने कहा कि बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है, लालच देकर रिश्ते नहीं खरीदे जाते, लेकिन आजकल अच्छे लोग मिलते ही कहाँ हैं। मैंने कहा कि आप लोग बहुत बड़े लोग हैं, आप जैसे लोगों को अपने जैसे लोग ही पसंद होते हैं, लेकिन बड़े लोगों में इखलाक बहुत कम होता है। उसने कहा कि मैं तो ऐसा नहीं हूँ, बस कोई अच्छा इंसान मिल जाए तो उससे अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। मुझे जात पात, रंग, नस्ल और ऊंचे खानदान देखने का शौक नहीं है। पहले भी तो इस बेचारी की बात मान ली थी मैंने, और मुझे कोई मसला भी नहीं था, क्योंकि मेरी एक ही बेटी है और मैं उसको खुश देखना चाहता हूँ। लेकिन वो धोखेबाज निकला तो मैं क्या कर सकता था। मैं इस नतीजे पर पहुंच गई थी कि यह आदमी अच्छा इंसान है। मुझे डर लगा रहता था कि कभी किसी को मेरे राज के बारे में पता न चल जाए। अगर उनको भी पता चल जाता तो ये भी यही कहते कि धोखा देने की क्या जरूरत थी। लेकिन अब मैं फंस चुकी थी। वही बात कि एक दफा मुंह से जो बात निकल गई, अब उसको पूरा तो करना ही था। तहमीना आजकल किसी से फोन पर बातें करती थी, और जहां तक मुझे बताया गया था कि उसके दिल में अभी भी उनका वही धोखेबाज आशिक बसता है। कहीं दोबारा से उसी से तो बात नहीं कर रही थी, लेकिन मेरा काम उसके लिए चीजें लाना था, उन पर नजर रखना नहीं था। एक दफा ऐसा हुआ कि उस घर में चोर आ गए और चोरों को पकड़ने के लिए हवेली के रखवाले जाग उठे। उन्होंने चोर को पकड़ लिया, लेकिन चोर के हाथ से चोरी किया हुआ सामान गिर गया। सब उस सामान को ढूंढ रहे थे। मालिक का कहना था कि जिसको भी मिलेगा वो वापस नहीं करेगा और कह देगा कि चोर साथ ही ले गया है, लेकिन चौकीदार ने सामान गिरते हुए देखा था। मुझे ही वो पोटली मिल गई जिसके अंदर कुछ जेवरात और नकदी थी। मैंने फौरन मालिक को वापस कर दी। मैंने कहा कि क्या यही वो सामान है? तो वो हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि यार, तू तो बड़ा ईमानदार बंदा है, लेकिन तू तो गरीब है। तूने कहा था कि तेरे छोटे छोटे बहन भाई हैं, फिर तूने ये सब अपने लिए क्यों नहीं रख लिया? तुझे तो यहाँ पर काम भी ना करना पड़ता, धूप में भागना ना पड़ता, तेरी जिंदगी आसान हो जाती। मैंने कहा कि मेरे छोटे छोटे बहन भाई हैं, इसीलिए मुझ पर चोरी फर्ज नहीं थी, बल्कि मेरे छोटे छोटे बहन भाई हैं इसीलिए मुझे ये चोरी नहीं करनी चाहिए थी, नहीं तो उनके मुंह में हराम वाले नवाले डालता तो वो हमेशा बीमार रहते और फिर आज या कल को वो भी इसी तरह की हरकतें करते। मालिक ने कहा कि सलाम है उन माँ बाप को जिन्होंने तेरी तरबियत की है, और कुछ अरसे बाद ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गया।
انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی بیٹی کے لیے ایک بہت اچھے انسان کی تلاش تھی اور میں نے سوچ لیا ہے کہ وہ انسان کون ہے۔ میں اپنی بیٹی کی شادی تیرے ساتھ کروں گا۔ مجھے اپنی بیٹی کے لیے ایک ایماندار آدمی چاہیے، بہادر، محنت کش، اور تیرے اندر یہ سب کچھ ہے تو اس کا خیال رکھے گا، مجھے پورا یقین ہے۔ میں حیران رہ گئی کہ میں ان کو کیسے بتاتی کہ میں آدمی نہیں، میں تو عورت ہوں۔ میں بری طرح پھنس چکی تھی، اب مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہی تھا۔ میں نے سوچا کہ تہمینہ کو ہی بتا دیتی ہوں، آخر وہ بھی تو ایک لڑکی ہے، اس کو بتا دوں گی تو وہ سمجھ جائے گی۔ اس کے بعد میں ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی جاؤں گی۔ میری رزق پر پاؤں پڑ گیا تھا، یہاں سے چلی جاتی تو ظاہر ہے کام نہیں ملنا تھا، لیکن سوچ لیا تھا کہ کچھ اور کر لوں گی، نہیں تو کہیں غصے میں آ کے مالک مجھے جان سے نہ مار ڈالے۔ وہ مجھے اپنا داماد بنانا چاہتا تھا اور اس نے کہا کہ وہ اپنی آدھی جائیداد میرے نام کر دے گا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ تہمینہ کو سب کچھ بتا دوں گی۔ میں اس کے کمرے میں چلی گئی کیونکہ اب میں اسے ویسے بھی اپنی حقیقت بتانے والی تھی، اسی لیے مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ کیا سوچتی ہے، ورنہ ایک آدمی جن کے گھر میں کام کرتا ہے وہ آدھی رات کو مالکن کے کمرے میں کیوں جائے گا؟ اگر کوئی اسے پکڑ لے گا تو یہی سوچے گا کہ اس کی مالکن پر بری نظر ہے اور جان سے مار ڈالے گا، لیکن میں تو لڑکی تھی اسی لیے مجھے کوئی ڈر نہیں تھا۔ میں جب اس کے کمرے میں گئی تو اس نے مجھے آتے ہوئے دیکھ لیا، وہ جیسے میرے ہی انتظار میں بیٹھی تھی۔ اس نے کہا کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ میرے کمرے میں اس وقت تمہارا کیا کام ہے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ رات ہو گئی ہے؟ کیا پوچھنے کے لیے آئے ہو کہ مجھے کچھ چاہیے یا نہیں؟ میں نے کہا کہ نہیں، میں کچھ بتانے کے لیے آئی ہوں۔ اس نے کہا کہ آئی ہوں، اچھا، تو مجھے پہلے سے ہی تمہارا راز پتہ تھا۔ تم بابا کو بیوقوف بنا سکتے ہو لیکن مجھے نہیں۔ میں نے کہا کہ تمہیں پتہ تھا، پھر تم نے ابھی تک یہ بات کسی کو بتائی کیوں نہیں؟ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا اور اپنا دوپٹہ ایک طرف پھینک کر زور زور سے چلانے لگی کہ میری عزت لوٹ لی گئی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کیا حرکتیں کر رہی ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ مجھے پتا تھا کہ وہ غلط سمت میں تیر چلا رہی ہے، اس کا تیر تو نشانے پر لگنے والا تھا ہی نہیں، پتہ نہیں اس طرح کی حرکتیں کیوں کر رہی تھی، مجھے تو لگتا تھا کہ پاگل ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں پر لوگ آنا شروع ہو گئے کیونکہ چھوٹی بی بی کے کمرے سے ایسی آوازیں آتی اور کوئی اٹھ کے نہ آتا تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ مالک بھی وہاں پر آ گیا، مجھے سب نے دیکھ لیا اور ان کو بھی جن کا دوپٹہ ایک طرف پڑا ہوا تھا۔ مجھے لوگوں نے آ کر دبوچنے کی کوشش کی۔ جب میں نے دیکھا کہ مالک اکیلا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ کوئی اور تھا، یہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا بھائی تھا۔ جب میں نے اپنے سر کے اوپر سے ٹوپی اتاری تو میرے بال نکل کر باہر آ گئے۔ میں نے اپنا چہرہ بھی صاف کر لیا۔ میں نے کہا کہ میں ہوں راہیلہ۔ مالک حیران رہ گیا اور میرا بھائی بھی۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں ہی تلاش کرتا ہوا یہاں آیا تھا۔ مالک سے بات کر رہا تھا جب کسی کے چیخنے چلانے کی آواز سنی تو اس طرف بھاگ کر آ گیا۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ بہنوں سے بار بار پوچھا، وہ بتا ہی نہیں رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تم نے ان سے وعدہ لیا ہے کہ وہ کسی کو نہ بتائیں کہ تم کہاں پہ ہو۔ مالک نے کہا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، تو میں نے ان کو سب کچھ بتا دیا۔ میں نے کہا کہ میرا بھائی بھی ہمیں چھوڑ کر چلا گیا تھا، ماں باپ بھی مر گئے تھے، تو میں اور کیا کرتی، اپنی چھوٹی بہنوں کے لیے یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، جو تم نے کیا شاید یہی کرنا مناسب تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تمہارے ارادے کیا تھے؟ تو کہنے لگی کہ مجھے لگا کہ میں اس کو بیوقوف بنا کر یہاں سے بھاگ جاؤں گی، اسی لیے یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ پھر پتہ چلا کہ وہ اسی لڑکے سے بات کر رہی تھی جس نے ایک دفعہ اسے دھوکہ دیا تھا۔ مالک نے اپنا سر پکڑ لیا اور اپنی بیٹی کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ میں اپنے بھائی کے ساتھ واپس آ گئی۔ میں نے کہا کہ کہاں چلے گئے تھے تم؟ اب تمہیں یاد آئی ہے ہماری؟ اس نے کہا کہ جو پیسے میں نے موٹر سائیکل بیچ کر حاصل کیے تھے ان کو شہر کے بازار لے گیا تھا اور وہاں جا کر غلط کام میں لگا دیے، یعنی کہ جوئے میں، لیکن بہت سارے پیسے جیتنے کے بعد واپس آیا ہوں۔ میں نے کہا کہ مجھے تمہارے حرام کے پیسے نہیں چاہیے۔ اس نے کہا کہ حرام کے پیسے ہیں لیکن ان سے اچھا کام کروں گا، اپنے بہن بھائیوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کروں گا، بس اب تمہیں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی ہے وہ میں ہی سنبھالوں گا، تمہیں پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پاس فون نہیں تھا، میں بری طرح پھنس گیا تھا، کچھ ایسے معاملات تھے جو تمہیں سمجھا نہیں سکتا تھا، نہیں تو پہلے ہی واپس آ جاتا۔ اسے عورت ذات پر بالکل بھی اعتبار نہیں تھا، اسے عورت کا باہر نکلنا اور گھومنا پھرنا ہرگز بھی پسند نہیں تھا، کیونکہ اس نے جس ماحول میں پرورش پائی تھی وہاں بہت سی پابندیاں تھیں، اور وہ پابندیاں نہ صرف اس گھر کی خواتین کے لیے بلکہ اس گھر کے مردوں پر بھی لاگو ہوتی تھیں۔ اور بچپن سے ہی اس نے اپنی ماں کو جس طریقے سے زندگی گزارتے ہوئے دیکھا تھا تو اس کا عورت ذات سے اعتبار اٹھ گیا تھا۔ میرا نام علیم ہے، میں اپنی 2 بہنوں کا اکلوتا ہی بھائی ہوں۔ میں جس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں وہ نہایت ہی مذہبی گھرانہ کہلاتا تھا، کیونکہ میرے دادا ایک بہت بڑے مدرسے کو چلا رہے تھے جس میں بچوں کو قرآنی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی تھی، اور میرے والد بھی اسی مدرسے کے نگران تھے۔ میرے دادا اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے کہ وہ ان کے نقش قدم پر چل رہا ہے اور وہ جس چیز کا انہیں حکم دیتے ہیں وہ انہی کی تعمیل کرتا ہے۔ اس طرح جب ان کی شادی کا وقت آیا تو میرے دادا جی نے ان کے معیار کے مطابق اپنے خاندان میں رشتہ ڈھونڈا، لیکن خاندان میں ان کے بیٹے کے مطابق کوئی بھی رشتہ موجود نہ تھا۔ میرے دادا نے اپنے بیٹے سے پوچھا تو انہوں نے اس چیز کا سارا فیصلہ اپنے باپ پر چھوڑ دیا، کیونکہ وہ ان کی زندگی کے بارے میں پورا فیصلہ کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ یہ سن کر دادا جان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اللہ تعالیٰ ایسی فرما بردار اولاد ہر کسی کو دے۔ میرے دادا جان کے ایک بہت ہی اچھے دوست تھے جو ان کے پاس اکثر آتے تھے۔ جب میرے دادا نے ان سے اپنا مسئلہ پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی اچھا رشتہ ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا،
तो उन्होंने अपनी बेटी का नाम लिया। मेरे दादा जान एकदम मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा कि इससे अच्छी बात क्या होगी कि हम दोनों की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। इसी तरह दोनों खानदान एक दूसरे के घर आए। मेरे दादा जान को लड़की का अंदाज और रख रखाव बहुत ही पसंद आया। उन्हें ये अपने बेटे के मुताबिक ही लगी, इसीलिए उन्होंने इस रिश्ते पर हाँ कर दी। इस तरह ये रिश्ता तय हो गया। मेरे दादा जान अपने बेटे की शादी जल्द करना चाहते थे और वो ये शादी सादगी के साथ करना चाहते थे, इसीलिए ज़्यादा वक्त दरकार ना था और जल्द ही शादी हो गई। मेरी वालिदा एक पढ़ी लिखी खातून थी। वो शादी से पहले नौकरी करती थी, लेकिन मेरे वालिद को उनका शादी के बाद नौकरी करना पसंद ना था। इसीलिए जब मेरी वालिदा ने उनसे नौकरी की इजाज़त मांगी तो मेरे वालिद ने उन्हें मना कर दिया कि उन्हें लड़कियों का यूं बाहर निकलना हरगिज़ भी पसंद नहीं है। इस बात पर मेरी वालिदा ने उनसे बहस की, लेकिन मेरे वालिद ने कहा कि तुम्हें इस घर में किस चीज़ की कमी है जो तुम्हें नौकरी की ज़रूरत हो। ये मेरा अटल फैसला है। इस तरह वो उनकी बात सुनकर खामोश हो गई। मेरे वालिद और मेरे दादा जान मदरसे चले जाते और शाम को वापस आते। मेरे वालिद इस बात से मुतमईन थे कि मेरी वालिदा ने उनकी बात मान ली है। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। घर में मुलाजिमीन थे, इसीलिए घर के काम की जिम्मेदारी मेरी वालिदा पर ना आई। मेरी वालिदा सारा दिन मोबाइल पर ही लगी रहती या अपने माँ बाप के घर चली जाती और उधर से ही अपनी दोस्तों से मिलने चली जाती, और इस चीज़ का मेरे वालिद को कोई भी इल्म नहीं था। इसी तरह एक दिन मेरी वालिदा को खुशखबरी मिली तो मेरे वालिद और मेरे दादा जान बहुत खुश हुए, लेकिन जब उन्होंने मेरी वालिदा पर गौर किया तो वो उन्हें कुछ परेशान लगी। तो मेरे बाप ने उनसे पूछा कि क्या मसला है, तुम्हें इस बात की खुशी नहीं हुई? तो उसने कहा कि ये बहुत जल्दी है, मैं अभी ये जिम्मेदारी उठाने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं हूँ। जब मेरे बाप ने ये बात सुनी तो उन्हें शदीद सदमा हुआ कि लोग इस चीज़ के लिए इतना तरसते हैं और ये अल्लाह की दी हुई खुशखबरी से इनकार कर रही है। मेरे बाप ने उनको समझाया, लेकिन वो ना मानी और कहने लगी कि मैं इससे आज़ादी हासिल करना चाहती हूँ। और मेरे बाप का गुस्से से मेरी माँ पर हाथ उठ गया और मेरे बाप ने उसका घर से निकलना बंद कर दिया, लेकिन उन्होंने इस बात का जिक्र मेरे दादा जान से ना किया। मेरे बाप ने मेरी माँ की निगरानी शुरू कर दी और ख़ुद उनका ख्याल रखने लगे। इस तरह वक्त गुजरता रहा और जल्द ही वक्त आन पहुंचा जब मेरी माँ के यहाँ 2 जुड़वां बेटियां पैदा हुई। मेरी माँ को इससे कोई सरोकार ना था। वो तो एक बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार न थी, अब अल्लाह ताला ने उन्हें 2 जुड़वां बच्चे दे दिए थे। वो ये सुनकर ही घबराने लगी। मेरे बाप को बहुत ज़्यादा खुशी थी कि अल्लाह ताला ने उन्हें रहमतों से नवाजा है। मेरे दादा जान भी बहुत खुश हुए क्योंकि उनके यहाँ कोई भी बेटी नहीं थी। मेरे बाप ने मेरी माँ को आहिस्ता आहिस्ता समझाना शुरू किया कि तुम घर के तौर तरीके सीखो और घर के काम काज पर तवज्जो देनी शुरू करो, लेकिन मेरी माँ ने बच्चों को मुलाजिमीन के सुपुर्द कर दिया और ये बात मेरे दादा जान और मेरे बाप को बिल्कुल भी पसंद ना थी कि उनके बच्चों की परवरिश मुलाजिमों के हाथों में हो। लेकिन मेरा बाप अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में अपने बाप को भी खबर ना होने देता। वो यही समझते रहे कि मेरा बेटा एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा है। इसी तरह वक्त गुजरता रहा और मेरी 2 बहनें 2 साल की हो गई। अल्लाह ताला ने मेरी माँ को फिर खुशखबरी दी, लेकिन इस दफ़ा मेरी माँ ने बहुत ही शोर मचाया कि वो मज़ीद बच्चे नहीं ले सकती। तो मेरे बाप ने मजबूर होकर इस चीज़ का जिक्र मेरे दादा जान से किया तो मेरे दादा जान को शदीद सदमा पहुंचा कि उनका बेटा इतने अरसे से अपनी बीवी का बुरा रवैया बर्दाश्त कर रहा है। उन्होंने अपने दोस्त से इस बात का करने का फैसला किया ताकि वो अपनी बेटी को समझाएं। तो उन्होंने अपने दोस्त से बात की। उनके दोस्त बहुत शर्मिंदा हुए और उन्होंने कहा कि वो आइंदा उन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। इस तरह उन्होंने अपनी बेटी को समझाया और वो उन्हें अपने घर ले गए। मेरी दोनों बहनें मेरे बाप के पास ही रहीं और मेरी माँ अपने बाप के घर पर रही। एक दिन मेरे बाप को इत्तला मिली कि उनके यहाँ बेटा हुआ है। मेरे बाप की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उन्होंने खुशी खुशी मेरे दादा जान को ये खुशखबरी दी। वो भी बहुत खुश हुए और दोनों बाप बेटा मेरी दोनों बहनों को लेकर अस्पताल पहुंचे। मेरे दादा ने पूरे खानदान और अपने दोस्तों में मिठाई तकसीम की। मेरे बाप ने बेटे की खुशी में मेरी माँ की बहुत सी बातों को नज़रअंदाज किया और ये सोचते रहे कि वक्त गुजरने के साथ साथ वो ठीक हो जाएंगी, लेकिन ये उनकी गलत फहमी ही रही। जब मेरी उम्र 3 साल की हुई तो मेरी वालिदा ने मेरे बाप से ये कहना शुरू कर दिया कि वो उन्हें तलाक दे दें, वो किसी और से शादी करना चाहती हैं। ये बात सुनकर मेरे बाप को शदीद दुख पहुंचा कि अब तो उनके 3 बच्चे हो चुके हैं, अभी तक वो अपनी शादीशुदा जिंदगी को नहीं संभाल सकी। पहले तो वो इस मामले को दबाते ही रहे, लेकिन जब मेरी माँ का ये मुतालिबा जोर पकड़ता रहा तो उन्होंने मेरे दादा जान से इस मसले पर बात की। मेरे दादा जान ने कहा कि जितना मर्जी भी तुम उसे कंट्रोल कर लोगे, ये तुम्हारे हाथ नहीं आएगी, इससे अच्छा है कि तुम इसे तलाक दे दो। मेरे दादा जान और मेरे बाप ने मेरी माँ के वालिदैन से बात की और उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह किया। उन्होंने भी अपनी बेटी को समझाया, लेकिन वो ना समझी। आखिरकार मेरे बाप ने मेरी माँ को तलाक दे दी। अब मेरे बाप ने अपने 3 बच्चों की जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली, क्योंकि मेरी माँ ने हम 3 बहन भाइयों को अपने साथ ले जाने से इनकार कर दिया था। मेरे बाप ने मेरी बहनों पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी थी और उनको स्कूल आने और ले जाने के लिए खुद जाते थे। उन्होंने उनकी पढ़ाई में भी कोई रुकावट ना आने दी, क्योंकि उनका ख्याल था कि अगर बच्चों की परवरिश अच्छी होगी तो वो कोई भी बुरा कदम उठाने से पहले 1000 दफ़ा सोचेंगे। इसीलिए उन्होंने अपनी बेटियों पर पूरा एतमाद किया, लेकिन अपनी मुकर्ररा हदूद के अंदर रह कर ही उन्होंने उन्हें तालीम दिलवाई। लेकिन मैं अपनी माँ की कमी को महसूस करता रहा। जब से होश संभाला था मैंने अपनी माँ को अपने बाप से लड़ते ही देखा था।
इस वजह से मुझे अपनी माँ से नफरत होना शुरू हो गई कि ये कैसी औरत है जो अपने ही बच्चों को छोड़ कर जाने की बात कर रही है। मेरे बाप ने हम बहन भाइयों को ही आपस में दोस्त बनाया और हम बहन भाई अपना फारिग वक्त एक दूसरे के साथ खेल कर गुजारते। हमारे दादा जान हमसे बहुत प्यार करते थे। वो अक्सर बीमार रहते। एक दिन वो रात को सोए और सुबह उठ ना सके और वो खामोशी से ही इस दुनिया से चले गए। दादाजी के इस दुनिया से जाने का हमें बहुत ही दुख था, क्योंकि वो ही हमारे दोस्त थे। उन्होंने ही हमें हर अच्छी और बुरी बात में फ़र्क दिखाया था। लेकिन हमारे बाप ने हमें हौसला दिया और हमें इस दुख से निकालने में हमारी मदद की। उनके लिए भी ये गम कोई कम तो ना था, लेकिन उन्होंने हमारे अंदर हिम्मत और हौसला पैदा किया। अब उनकी मदरसे की जिम्मेदारियां ज़्यादा हो गई थी। मैं भी अपने वालिद के ही मदरसे में तालीम हासिल करता रहा। अब मेरी बहनें बड़ी हो गई थी। वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ घरदारी भी सीख रही थी। मेरी बहनों ने बीए के बाद तालीम को खैराबाद कह दिया था। अब उन्होंने घर की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली थी। मेरा बाप उनकी शादियां करना चाहता था। इस बारे में वो दिन रात सोचने लगे। आखिरकार हमारे ही दूर के रिश्तेदारों में एक ही घर में मेरी दोनों बहनों के रिश्ते तय हो गए। वो भी निहायत शरीफ और नेक लोग थे। मेरे बाप ने मेरी बहनों को खुद ही सारी चीज़ें बताई कि उन्हें ससुराल में किन किन बातों का ख्याल रखना है, क्योंकि उनकी कोई माँ नहीं थी जो उनको ये बातें बता सकती। मैं अपनी बहनों की रुखसती पर बहुत ही उदास हो रहा था कि घर में उन्हीं की वजह से रौनक थी। मैं सोच रहा था कि उनके जाने के बाद इस घर का क्या होगा, लेकिन एक ना एक दिन तो उन्होंने इस घर से रुखसत होकर जाना ही था। इसीलिए मैंने अपने दिल को समझाया और बहनों की शादी की तैयारियों में खुशी खुशी शरीक होने लगा। आखिरकार वो दिन भी आन पहुंचा जब मेरी बहनें रुखसत होकर अपने ससुराल रवाना हो गई और मैं और मेरा बाप एक दूसरे के कंधे लगकर खूब रोए, लेकिन उनकी खुशहाली और उनके नसीब के लिए दुआएं करने लगे। मेरी बहनों का ससुराल हमारे इलाके से काफ़ी दूर था, इसीलिए वो महीने में 1 या 2 दफ़ा ही चक्कर लगाती। कभी कभार मैं भी उनकी तरफ चक्कर लगा लेता। मेरे बाप ने मेरे दादाजी के नाम पर मदरसे के साथ एक मस्जिद तामीर करवाई कि उन्हें इसाले सवाब पहुंच सके। मैंने भी उस मस्जिद की तामीर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस तरह अब मैं तालीम के साथ साथ मदरसे और मस्जिद की तमाम जिम्मेदारियों को भी देख रहा था, ताकि मेरे वालिद पर बोझ कम हो सके। मेरी बहनों ने मेरे बाप से कहना शुरू कर दिया कि आप भाई की शादी कर दें ताकि घर को संभालने वाली कोई आ जाए। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल अपनी तमाम तवज्जो मदरसे और मस्जिद में देना चाहता था। मैंने इनकार कर दिया तो मेरे बाप ने भी मज़ीद मुझ पर दबाव ना डाला, और वैसे भी मेरे दिल में डर बैठ चुका था कि पता नहीं जो इस घर में आएगी वो कैसी होगी, क्योंकि मैंने बचपन से अपनी माँ को बाप के साथ बुरा सलूक करते देखा था। तो वो तमाम बातें मेरे जहन में घूमती रहती। मैं अभी तक उन बातों को अपने दिलो दिमाग से निकाल नहीं पाया था। जब मस्जिद की तामीर मुकम्मल हो गई तो मेरे बाप ने और उसी इलाके के इंतज़ामी लोगों ने मुझे मस्जिद का इमाम मुकर्रर कर दिया। मेरे बाप को मेरे मस्जिद के इमाम मुकर्रर हो जाने पर बहुत ही खुशी थी। मैं भी दिली लगन से इमाम के फ़राइज़ अदा करने लगा। एक दिन मेरी बहनें कुछ दिन के लिए घर रहने के लिए आईं तो उन्होंने मेरे रिश्ते की बात छेड़ दी और मेरा रिश्ता ढूंढने लगी। इस तरह मेरा बाप और बहनें रोज़ाना किसी न किसी तरफ लड़की देखने के लिए निकल जाते, लेकिन उन्हें कोई भी लड़की पसंद नहीं आ रही थी। मेरा बाप ये चाह रहा था कि किसी जानने वालों में रिश्ता किया जाए ताकि लड़की के बारे में कुछ पता हो सके कि कैसी है, क्योंकि अब वो बाहर रिश्ता करने से डर रहे थे। इसीलिए मेरी बहन ने मशवरा दिया कि उनके ससुराल में जानने वाले हैं, वो अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं भाई की उधर बात चलाऊं? तो मेरे बाप ने कहा कि हाँ, ये मुनासिब है। इस तरह बहन के जरिए ही रिश्ते की बात चलाई गई। मेरी बहनों और मेरे बाप को मेरे लिए लड़की पसंद आ गई और रिश्ता तय हो गया, लेकिन शादी कुछ अरसे बात करने का फैसला किया गया। इस दौरान मेरा बाप बीमार रहने लगा। मैं उनकी सेहत की वजह से बहुत ही परेशान था। मैंने शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर से उनका इलाज करवाया, लेकिन वो सेहतयाब नहीं हो रहे थे। इसीलिए मेरी बहनें मेरे बाप की देखभाल करने के लिए इधर घर आ गई। मेरे बाप ने कई दफ़ा मेरे ससुराल वालों को पैगाम भेजा कि वो बेटी की रुखसती करते ताकि वो अपने बेटे की खुशी को देख सकें, लेकिन जब भी उधर बात की उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि अभी लड़की पढ़ रही है, अभी हम उसकी रुखसती नहीं कर सकते। मैंने और मेरे बाप ने कई दफ़ा ये पैगाम भिजवाया कि शादी के बाद भी वो तालीम हासिल कर सकती है, यहाँ पर उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी, लेकिन उन्होंने इस बात को भी मानने से इनकार कर दिया। मुझे इस बात का बहुत ही शदीद गुस्सा था। मैं तो इस रिश्ते से इनकार ही कर रहा था, लेकिन बहन के ससुराल का मामला होने की वजह से मजबूरन मुझे इस रिश्ते पर हामी भरनी पड़ी। मेरे बाप की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। हमने उन्हें अस्पताल में दाखिल करवा दिया, लेकिन एक दिन वो अपनी जान की बाजी हार बैठे। ये सदमा हम तीनों बहन भाइयों के लिए कम ना था। इसी सदमे में कई दिन हमें खाने पीने का होश न रहा, लेकिन आखिरकार मदरसे और मस्जिद की जिम्मेदारियां संभालने के लिए खुद में हौसला और हिम्मत पैदा करना पड़ा। मुझे अपने होने वाले ससुराल वालों पर बहुत ही गुस्सा था, जिन्होंने अपनी बेटी की जिद में आकर रुखसती ना दी, और मैं अपने बाप की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी ना कर सका। मेरे बाप को फौत हुए 1 माह भी ना गुजरा था कि एक दिन मेरी बहन ने मुझे पैगाम दिया कि तुम्हारे ससुराल वाले बेटी की रुखसती करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैंने कहा कि अब जब मेरा बाप ही नहीं रहा तो अब क्या फ़ायदा, लेकिन मेरी बहनों के समझाने पर मैं इस बात पर राज़ी हो गया। इस तरह मेरा सादगी के साथ निकाह हो गया और मैं अपनी बीवी को रुखसत करवा के घर ले आया।
मैंने अपनी बीवी को पहले नहीं देखा था। जब मैं अपने कमरे में गया तो मेरी बीवी ने घूंघट निकाला हुआ था। मैं जैसे ही उसके पास बेड पर बैठा तो वो थोड़ा सा खिसक कर एक तरफ होकर बैठ गई। मुझे उसका इस तरह एक तरफ होकर बैठना बहुत ही अजीब लगा। मैंने एक दफ़ा फिर उसका घूंघट उठाने की कोशिश की, लेकिन इस दफ़ा भी उसने मेरा हाथ झटक दिया। मुझे उसका मेरे हाथ को झटक देना मेरे गुस्से को हवा दे गया। मैंने ऊंची आवाज़ से पूछा कि ये क्या बदतमीजी है, अगर तुम ये सब नहीं चाहती थी तो फिर शादी ही क्यों की। लेकिन उसने कोई जवाब ना दिया और उसने रोना शुरू कर दिया। मुझे समझ ना आई कि उसने रोना क्यों शुरू किया है, क्योंकि उसने ही बदतमीजी की थी। मैं उसके रोने की वजह से कुछ नरम पड़ा और अपने लहजे को नरम करते हुए उससे पूछने लगा कि क्या मसला है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रही थी और कांप रही थी। मैं परेशान हो गया और कमरे में दाएं बाएं चक्कर लगाने लगा और सोचने लगा कि ऐसा क्या मामला है। मैंने काफ़ी देर उसका इंतज़ार किया कि वो मुझे कुछ बताए, लेकिन वो तो चुपचाप बैठी हुई थी। मैंने आखिर फिर एक दफ़ा पूछा कि क्या मसला है, क्या तुम इस शादी से राज़ी नहीं हो? तो उसने अपना घूंघट उलट दिया। मैंने जब उसकी तरफ देखा तो मैं उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गया, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत और हसीन थी। लेकिन ये चंद ही लम्हे थे। मैं उसके रोने की आवाज़ से होश की दुनिया में आया। उसने कहना शुरू किया कि मैं कॉलेज में पढ़ती थी, मेरी एक बहुत ही अच्छी दोस्त थी, मेरा उसके घर काफ़ी आना जाना भी था, वो भी अक्सर हमारे घर आती थी। एक दिन मुझे उसका भाई छोड़ने के लिए आया तो उसने मुझे कहा कि वो मुझे पसंद करता है। मैं उसकी बातों में आ गई। इस तरह अक्सर हम कॉलेज से वापसी पर वो मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर घुमाने ले जाता और हम कई दफ़ा बाहर मिलने लगे। वो मेरी तारीफ़ करता और जब वो मेरी तारीफ़ करता तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। मैंने उससे कई दफ़ा कहा कि वो मेरे रिश्ते के लिए अपने वालिदैन को भेजे, तो वो हर दफ़ा ये कहकर बात टाल देता कि अभी तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल हो जाए, उसके बाद वालिदैन को भेजूंगा। मुझे भी उसकी ये बात ठीक लगी कि पढ़ाई के मुकम्मल होने के बाद ही मैं उससे शादी करूंगी। इस तरह वक्त गुजरता गया और मेरे इम्तिहान हो गए और इम्तिहानों के बाद मेरा रिजल्ट आ गया। मैं अच्छे नंबरों से पास हो गई और मेरी दोस्त भी पास हो गई। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, लेकिन मैं उसके साथ अकेले जाते हुए घबरा रही थी क्योंकि उसकी बहन साथ नहीं थी। मैंने उससे कहा कि मैं अकेली नहीं जाऊँगी, तो उसने कहा कि मेरी बहन मेरे फ्लैट में ही है, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है ताकि तुम्हारे रिजल्ट की खुशी में थोड़ी सी पार्टी की जाए। मैं भी खुश हो गई और इस तरह वो मुझे लेकर अपने फ्लैट में आ गया। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी बदकिस्मती मेरा इंतज़ार कर रही है। मैंने जैसे ही उसके फ्लैट का दरवाज़ा खोला तो घर में अंधेरे और खामोशी ने हमारा इस्तकबाल किया। मैंने उसे पूछा कि यहाँ तो कोई भी नहीं है, तो उसने फ़ौरन दरवाज़ा बंद किया और घर की लाइट जलाई। मैं फ़ौरन उसकी तरफ मुड़ी कि वो दरवाज़ा क्यों बंद कर रहा है, लेकिन तब तक वो लॉक लगा चुका था। मुझे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। मैंने उससे पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो वो खबासत से हंसते हुए कहने लगा कि इतने अरसे से मैं अपनी चाल चला रहा था, आज तुम बहुत ही मुश्किल से मेरे हाथ में लगी हो, तो आज का मौका मैं हाथ से जाने नहीं दूंगा। और वो मेरी तरफ कदम बढ़ाने लगा। मैं डर के पीछे हटने लगी, लेकिन तब तक वो मुझे अपने काबू में कर चुका था और मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा कि मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसके प्यार और मोहब्बत ने मुझे अंधा कर दिया था। मैंने अपने बचाव की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी थी। इस तरह मैं अपनी इज्जत के रोंदे जाने का मातम करती रही और इसके बाद वो मुझे सड़क पर अकेला छोड़कर चला गया। मैं ये सोचने लगी कि अब मैं किस तरफ अपना रुख करूं, लेकिन घर जाने के अलावा मेरे पास कोई जगह नहीं थी। इस तरह मैं घर वापस आ गई और घर आते ही घर वालों की नज़रों से बचते हुए अपने कमरे में आ गई ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो। घर वाले मेरे चुप रहने और खामोशी से परेशान थे। एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि हमने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। मैंने काफ़ी इनकार किया, लेकिन वो मेरी बात ना माने, क्योंकि मैं अपने आप को किसी के काबिल नहीं समझती थी। मैं अपने घर वालों को सच नहीं बता सकती थी क्योंकि वो मुझे जिंदा गाड़ देते। इसलिए मैंने इस बात पर खामोशी इख्तियार की और इस तरह मेरी रुखसती का दिन करीब आ गया। मुझे काफ़ी दिनों से अपनी तबीयत ख़राब लगने लगी थी, तो मुझे जिस चीज़ का डर था वही हुआ। मैं हामला हो गई। मैं अपने आप को आपके काबिल नहीं समझती। जब मेरी बीवी ने ये बातें की तो मेरा गुस्से से दिमाग फटना शुरू हो गया और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैंने गुस्से में आकर उसके गले पर हाथ रखे और उसका गला दबाना शुरू कर दिया। मैं इसीलिए औरतों पर एतबार नहीं करता। पहले मेरे बाप की ज़िंदगी में ऐसी औरत आई जिसने उसकी ज़िंदगी को जहन्नुम बना दिया, अब मेरे हिस्से में वैसी औरत आई। मैंने तो ज़िंदगी में कोई ऐसा गुनाह नहीं किया था, लेकिन मुझे किस चीज़ की सज़ा मिली। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोल रहा हूँ और मेरी गैरत ये गवारा नहीं कर रही थी कि मैं उसको छोड़ दूँ। इसके साथ साथ उसके गले पर दबाव डालता गया। कुछ ही देर बाद उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। मैंने उसकी नब्ज़ चेक की तो वो नहीं चल रही थी। अब मैं उसे ठिकाने लगाने के बारे में सोच रहा था और सोच रहा था कि ये मुझसे क्या हो गया। मैंने अपने घर के पिछले हिस्से के सहन में एक गड्ढा खोदा और उसकी लाश को उसमें दफना दिया और अपने ज़मीर को इस बात पर मुतमईन करता रहा कि ऐसी औरतों को मुआशरे में जीने का कोई हक नहीं है। मैं रात को ही घर से निकल गया और अपनी बहनों और उसके माँ बाप को ये कह दिया कि हम कुछ दिनों के लिए पहाड़ी इलाका जात पर घूमने के लिए जा रहे हैं, ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो और कोई भी हमारी तरफ चक्कर ना लगा सके। लेकिन मैं सुबह मदरसे चला जाता और रात को वापस आता।
इसी तरह काफ़ी महीने गुजर गए, लेकिन मेरे मोहल्ले वाले मुझे कहते हैं कि मौलवी साहब, आपके घर से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ें आती हैं। क्या आपके घर कोई बच्चा पैदा हुआ है? तो मैं सोचता कि सारा दिन तो घर बंद रहता है, कौन से बच्चे के रोने की आवाज़ें आती हैं? क्योंकि मैंने ज़्यादा मुलाजिमीन को फारिग कर दिया था, क्योंकि घर में काम ना होने के बराबर था। एक दिन मुझे शक हुआ और मैंने सोचा कि मैं अपनी बीवी की कब्र खोद कर चेक करता हूँ कि क्या उसकी लाश मौजूद है कि नहीं। इस तरह मैं रात होने का इंतजार करता रहा, और रात को जब मैंने उसकी कब्र खोदी तो मैं ये देखकर कांप गया, क्योंकि मेरी बीवी की लाश वहाँ मौजूद ही नहीं थी। अब मैं वाकई में परेशान हो गया कि किसने मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ ये काम किया है, या तो उसको मेरे कारनामे के बारे में इल्म हो गया होगा। मैंने परेशानी के आलम में अपनी बहनों को फ़ोन किया कि वो जल्द अज जल्द यहाँ पहुँचे। इस तरह वो अगले ही दिन आ गई। मैंने परेशानी के आलम में उनको सारी बात बताई, तो वो सुनकर हैरान रह गई कि तुमने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई। लेकिन मेरी एक बहन ने कहा कि अगर ये सब कुछ हुआ था तो तुमने हमें उस वक्त क्यों ना बताया, हम लोग उसके वालिदैन से बात करते कि उन्होंने हमें इतना बड़ा धोखा क्यों दिया है। लेकिन मेरी दूसरी बहन खामोश रही, वो कुछ ना बोली। कुछ वक्त के बाद उन्होंने कहा कि वो कुछ देर के लिए कहीं जाना चाहती हैं। मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे बारे में सब कुछ जानती हैं। मैंने उनकी तरफ देखा और उनसे पूछा कि आप इस बारे में जानती हैं? तो वो कहने लगी, जिस रात तुम दोनों आपस में बातें कर रहे थे, मैं तुम लोगों के कमरे के बाहर से गुजर रही थी। मैं तुम लोगों की बातें सुनती रही। जब तुमने अपनी बीवी का गला दबाना शुरू किया तो मैंने कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की थी, लेकिन तुम लोगों के कमरे का दरवाज़ा बंद था। अगर मैं उस वक्त घर में शोर करती तो तुम्हारे कारनामे की सब लोगों को खबर हो जाती। जैसे ही तुमने अपनी बीवी को सहन में दफनाया तो मैं छुपकर सब कुछ देख रही थी, और जैसे ही तुम वापस चले गए तो मैंने फ़ौरन कब्र दोबारा खोदनी शुरू कर दी। और मैंने कब्र खोद कर देखा तो उसकी सांसें चेक की तो उसकी सांस हल्की हल्की चल रही थी। मैंने उसको बहुत मुश्किल से बाहर निकाला और उसको लेकर मुलाजिमीन के क्वार्टर में चली गई। उसके हाथ पांव मसलने लगी ताकि वो दोबारा जिंदगी की तरफ लौट सके, और मेरी कोशिश कामयाब हो गई। उसने गहरे सांस लेना शुरू कर दिए। मैंने उसे पानी पिलाया और जब उसने मेरी तरफ देखा तो रोना शुरू कर दिया। मुझे उस पर तरस आ रहा था और तुम पर गुस्सा आ रहा था कि तुम्हें ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। उसके बाद मैं उसे लेकर अपनी एक सहेली की तरफ चली गई जो एक डॉक्टर थी। मैंने उसका पूरा मुआयना करवाया तो उसने कहा कि इसको हामला हुए 3 माह हो चुके हैं। मैंने अपनी सहेली से दरख्वास्त की कि वो उसको अपने घर में पनाह दे दे। इस तरह मैंने उसको अपनी सहेली के घर छोड़ दिया। 1 माह पहले उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई तो मेरी सहेली ने मुझे फ़ोन किया। मैं यहाँ आई तो उसने एक बेटे को जन्म दिया और मुझसे इसरार करने लगी कि वो तुमसे मिलना चाहती है और वो तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती है। इसीलिए अक्सर जब तुम घर पर मौजूद नहीं होते तो वो इधर आ जाती है, और उसके बच्चे के रोने की आवाज़ों से पूरे मोहल्ले वालों ने तुमसे सवाल किए। मैंने जब अपनी बहन की बातें सुनी तो मुझे उन पर भी शदीद गुस्सा आया कि उन्होंने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। तो मैंने उनसे कहा कि मैं उस लड़की को अपने साथ रखने पर राज़ी नहीं हूँ, मैं उसको तलाक दे दूंगा। तो मेरी बहन मुझे समझाने लगी कि उससे जो गलती हुई है सो हुई है, तुमने भी तो उसे कत्ल करने की कोशिश की है। अगर इस बात का किसी को इल्म हो जाए तो तुम इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे होगे। अब तुम ही उसकी पर्दापोशी करो। तुम खुद ही लोगों को नेकी और हिदायत की तरफ बुलाते हो, और इस तरह तुम एक लड़की को राह रास्त पर ले आओगे और उसके बच्चे के सर पर शफकत का हाथ रखो। इससे अल्लाह खुश होगा। मैंने उनसे कहा कि आपकी बातें सब ठीक हैं, मैं इतना बड़ा हौसला कहाँ से लेकर आऊँ? तो मेरी बहन कहने लगी कि जब एक कदम बढ़ाओगे तो हौसला खुद ब खुद आ जाएगा। इस तरह मेरी बहन मुझे अपने साथ लेकर अपनी सहेली की तरफ चली गई ताकि वो मेरी बीवी को वापस ला सके। मैं भी ना चाहते हुए वहाँ बैठा रहा। जैसे ही मेरी बहन उसको लेकर आई तो मैंने उसकी तरफ देखा तो वो मुझे पहले से बहुत कमज़ोर लग रही थी और उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था, लेकिन मैंने उसकी तरफ ना देखा। इसी तरह कुछ देर बैठकर मैं और मेरी बहन उसे लेकर घर वापस आ गए। घर आकर मेरी बहन ने हम दोनों को समझाया कि जो कुछ होना था हो चुका, अब तुम लोग पिछली बातों को भुलाकर आगे की तरफ चलो। कमरे में आकर उसने रोते हुए मुझसे माफ़ी मांगी और मुझसे दरख्वास्त करने लगी कि मैं उसे तलाक ना दूं, वो मेरे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती है। मैंने उसकी बात पर सर हिलाया, लेकिन मैं दिल में सोचने लगा कि उसके साथ मेरा रवैया बेहतर होने में कुछ वक्त लगेगा।